Hi friends, Namaste, Sat Sri Akal, Vakanam, Adab and Kim Cho, myself CA Manohar Verma and you are watching Study Vibes. Here we learn, grow and succeed. So without wasting any time, let's start the video. Hi friends, in this lecture we will cover AS1 that talks about the disclosure of accounting policies. Okay, so this lecture will be a short 15-20 minutes lecture and आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ आएगा. So just be with me for this 15 or 20 minutes. So let's start. Why we need disclosure? Because disclosure provide a better transparent information to the investor. ठीक है, एज एन इन्वेस्टर आपके पास एक बेटर इन्फॉर्मेशन होगी टू जज द कंपनी. आप दो कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो, ये देख सकते हो कि दो कंपनीज में इट कैन बी पॉसिबल कि दो कंपनीज के रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं. ठीक है, एक कंपनी अपने जो एसेट्स की वैल्यूएशन किसी और मेथड से कर रही है एंड दूसरी कंपनी किसी और मेथड से कर रही है, लेकिन जब वो एक डिस्क्लोजर देती है कि मैं इस तरीके से वैल्यूएशन की मेथड कर रही हूँ, तो एज एन इन्वेस्टर आपको आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अच्छा जिसके रिजल्ट्स जिसकी वैल्यू कम है लेकिन स्टिल दैट कंपनी इज़ मोर बेनिफिशियल. ठीक है, तो डिस्क्लोजर क्या होता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स वाई वी नीड डिस्क्लोजर्स. नाउ इन दिस एएस वी आर दिस एएस टॉक्स अबाउट कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का डिस्क्लोजर. ठीक है, वह सो अगर आपका क्या आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनमें कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं. ठीक है, नाउ हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग क्यों डिस्क्लोजर चाहिए? बिकॉज कि अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत सारी होती है. पॉलिसी क्या है कि आपकी कंपनी हम पहले पॉलिसी का मतलब समझ लेते हैं, स्पेशली अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का. पॉलिसी क्या होती है कि एक प्रिंसिपल्स होते हैं. तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की आप एक ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग हर तरह की इंडस्ट्री पे लगती है. हर तरह की इंडस्ट्री क्या करती है, अपने अकाउंट्स बनाती है, बट बिजनेस हर इंडस्ट्री का अलग होता है. लाइक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अलग होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. देन आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग तरीके से ऑपरेट करती है. तो ऐसे देन आपकी कोई भी अलग आप इंडस्ट्री लो, उसमें अलग तरीके के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू अलग तरीके से आती है. सो अब आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स में देयर इज स्पेशल एएस जिसमें बताता है कि अच्छा आपको इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है, लाइक वर्क सर्टिफाइड आपका जितना हुआ है. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक आपने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो बिल्डिंग एक साल में तो खत्म होगी नहीं. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी, देन आप कुछ परचेज कर रहे हो किसी से, तो देन आप रेवेन्यू साथ के साथ रिकॉग्नाइज कर लोगे जैसे ही आप प्रोडक्ट बेच दोगे अपना. सो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, वो आपको गाइड करती है. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि जो आपको एक सिचुएशन में गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है. ठीक है, तो इसी तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वो आपको गाइड करती हैं कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है. नाउ देयर कैन बी अ 2 or 3 वे ऑफ डूइंग अकाउंटिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, एंड मेथड ऑफ हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स. सो आपको पता चल गया कि अच्छा आपने ये वाले इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, लेकिन उस तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए भी आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करनी है, ये सब स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा. तो वो हो गया मेथड. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है कि प्रिंसिपल्स क्या है कि आपको किस तरीके से सिचुएशन में बिहेव करना है. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि मतलब यही होता है मोस्टली कि आपको जो आपको हेल्प करते हैं एक सिचुएशन में, कि जैसे हर इंसान के प्रिंसिपल होते हैं कि आई विल डू दिस इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं या आपको कुछ गलत काम करना पड़ता है ना, इट इज़ योर प्रिंसिपल, यू विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग. तो आप उस तरीके से चलेंगे. तो इसी तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपको हेल्प करते हैं अकाउंटिंग करने में कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, एंड मेथड्स ऑफ हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स. तो अगर आपको प्रिंसिपल है कि आप इस तरीके से अकाउंटिंग यूज़ करोगे उस सिचुएशन में, देन उसको किस तरीके से करना है और फर्दर प्रोसेसिंग की आपको उसको किस तरीके से करना है, तो वो आपको मेथड हो गया. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम अकाउंटिंग पॉलिसी कि मेरी ये पॉलिसी है, मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ इस सिचुएशन में. ठीक है, नाउ अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर इसलिए चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो सकती हैं. जैसे कि अगर मैं एसेट्स का एग्जांपल लूँ यहाँ पे फर्स्ट हमें बिकॉज फॉर एग्जांपल कि आपकी इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री को फीफो बेसिस पे भी दिखा सकते हैं, देन वेटेड एवरेज बेसिस पे भी दिखा सकते हैं. फीफो में क्या है कि फर्स्ट जो आया वो पहले मतलब आपने 100 रुपये की इन्वेंट्री खरीदी थी, एक यूनिट, और एक यूनिट आपने खरीदी थी 90 की. तो जब आपने वही यूनिट 2 यूनिट्स में से एक यूनिट बेची, तो आपकी 100 आप ये मानोगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये 100 वाली चली गई. तो आज आपके पास 90 रुपीज़ की इन्वेंट्री पड़ी है.
तो इसी तरीके से फीफो में इन्वेंट्री में आपके पास 2 पॉलिसीज़ हैं, 2 से भी ज़्यादा है, मतलब और भी पॉलिसीज, जैसे स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड जो मेनली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैश फ्लो में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आपको आने वाले एएस में जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें सब समझ आ जाएगा। तो ऐसे हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वेज हो सकते हैं अकाउंट करने के, तो आप किस तरीके से उसको अकाउंट कर रहे हो, दैट इज़ अ पॉलिसी। ठीक है, एसेट्स में आप अलग अलग तरीके से वैल्यूएशंस कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपका मेथड जो यूज़ करते हैं ना, उस मेथड में कोई चेंज आ जाता है, जैसे आपने मेथड के अंदर ये अजम्पशन ली कि आपको 30 साल के लिए वो आपके कैश फ्लोज आएंगे, तो अगर ऐसे उस मेथड्स में कोई चेंज आ जाता है तो उससे हम कह देते हैं कि एस्टिमेट में चेंज आ गया, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो डिस्क्लोज़र इसलिए चाहिए क्योंकि एएस जो होता है वो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि हमें मतलब डिस्क्लोज़र इसलिए चाहिए ना, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एएस बताए कि ये तरीके हैं। ठीक है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, आपके गाइड है, एक तरीके से आपको हेल्प करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी पॉलिसीज़ बताई होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं है, क्योंकि जब शुरू में हायर परचेज ट्रांजैक्शन आई थी, हायर परचेज क्या था, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको चीज़ को ले तो आते हो लेकिन आप उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हो। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन शुरू में आई थी कि अच्छा ऐसे भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, जब लोग किस्तों में खरीदना लग गए थे, तब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके लिए वो नई ऐसी नई ट्रांजैक्शन ही जनरेट हो गई जिसके बारे में कुछ था ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे उसके लिए कोई एक नया एएस बन के आएगा। ठीक है, कमेटी बैठेगी, वो कहेगी कि अच्छा ऐसी भी एक नई ट्रांजैक्शन है। अब आजकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत बात हो रही है कि अब सस्टेनेबिलिटी को कैसे आपने बुक्स में दिखाना है, तो उसके ऊपर भी कोई नया एएस आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो एएस नहीं कवर करता। दैट्स वाई वी नीड डिस्क्लोजर कि आपने कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज़ किया है। देन सेकंड वाई वी नीड डिस्क्लोजर इज़ बिकॉज हाँ ये वही है कि वी डोंट हैव एएस। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे अब एएस आपको बताता ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप खुद से पॉलिसी बनाओगे ना। आप कोई एरिया है जो आपको बता नहीं रखा आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में या इंड एएस में, तो क्या होगा, आप उसके लिए खुद से आप अकाउंटिंग तो करोगे ना। तो आपने क्या पॉलिसी बनाई है, आपने क्या प्रिंसिपल्स और मेथड्स यूज़ किए हैं, आप उसको डिस्क्लोज करोगे। दैट्स वाई वी नीड डिस्क्लोजर, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने कोई अपनी पॉलिसी तो नहीं लगाई। ठीक है, नाउ डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो तो आप रियल एस्टेट में अलग तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो आप उसमें अलग तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो ताकि एक इन्वेस्टर को पता चले कि अच्छा दो कंपनीज का जब वो 2 कंपनीज को लेके बैठेगा कंपेयर करने, तब उसको पता चले कि इस कंपनी ने ये वाला मेथड यूज़ किया और दूसरी कंपनी ने ये वाला मेथड यूज़ किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं अपना डिसीजन जो बनाना है, ठीक है, तो वो बनाऊंगा। तो डिफरेंट इसलिए हमें डिस्क्लोजर चाहिए होते हैं, ताकि जब क्योंकि डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट पॉलिसीज लग सकती हैं। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि वाई वी नीड डिस्क्लोजर फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, सो मेनली अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि सामने वाले इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुँचे। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि एएस इटसेल्फ अलाउज डिफरेंट पॉलिसीज़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बहुत सारी पॉलिसीज़ बताता है एक ही ट्रांजैक्शन की, जैसे कि इन्वेंट्रीज के केस में ये सब जो मेथड्स है ये आपके एएस नहीं बता रखे हैं कि इस तरीके से आपके डिफरेंट मेथड्स हैं। जो भी आपको बेस्ट लगता है आपकी कंपनी में के लिए आप वो वाला चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार एएस खुद बताता है कि डिफरेंट पॉलिसीज़, देन वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने ये वाली पॉलिसी चूज़ की है। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके, ताकि जब कोई इन्वेस्टर सामने बैठ के आपकी कंपनी को सर्च कर रहा है, आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा है, तो उसको पता चल सके कि अच्छा दोनों में ये डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन बना सके। ठीक है, अगर ये नहीं होता, ये यहाँ पे लाइन में क्या लिखा है कि अगर आप डिस्क्लोजर नहीं देते तो क्या होता, सामने वाले को पता नहीं चल पाता कि दोनों कंपनी में अलग अलग पॉलिसीज़ यूज़ की हैं, दोनों कंपनी में अलग अलग तरीके से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हुआ है, तो उसका जो डिसीजन है वो गलत हो सकता था। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ वाई स्टैंडर्ड सेज कि आप अपनी पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करो। ठीक है,
तो ताकि यूज़र क्या है उनको कंसिडर कर सके अपने डिसीजन मेकिंग में। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कैसे होती हैं। नाउ द सेकंड इज़ कि अगर आपके पास कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है डिफरेंट, सपोज करो इन्वेंट्री के लिए 3 मेथड्स हैं, ठीक है, फीफो है, वेटेड एवरेज मेथड है, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, देन एक स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड है। तो आपको इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, आप क्या कंसिडरेशन है जिन बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, कि आपकी कंपनी में किस मेथड से वैल्यूएशन होनी चाहिए, कि किस आप कौन सी पॉलिसी यूज़ करोगे। ठीक है, सबसे पहले ये 3 कंसेप्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको कंसिडरेशन में जो आपको सोचना है उस टाइम पे कि क्या ये मेथड इस तरीके से ये सही से मुझे बताएगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रूडेंस। ठीक है, आपको वो वाली पॉलिसी सेलेक्ट करनी है जो एक करेक्ट पिक्चर दे रही है आपकी आपकी जिसके लिए भी आप पॉलिसी सेलेक्ट कर रहे हो। सपोज करो अगर आप फर्स्ट इन फीफो मेथड सेलेक्ट करते हो वैल्यूएशन का, तो अगर आप ट्रेडिंग कंपनी हो तो आप फीफो मेथड सेलेक्ट करोगे। देन अगर आप एक ऐसी डॉक्टर हो, ठीक है, तो आप अकाउंटिंग करते हो तो आप स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड यूज़ करोगे। ठीक है, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड क्या होता है कि आपके हर एक मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अलग अलग है और हर एक मटेरियल बहुत कॉस्टली है। लाइक आप लैब्स में ले लो, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स पड़े होते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो उसमें आप ये नहीं है कि आपने किसी को एक इक्विपमेंट बेच दिया तो आप सोचोगे कि पहले वाले की कॉस्ट ले लोगे। उसके अंदर हर एक चीज़ की कॉस्ट उसकी अपनी कॉस्ट होती है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि डिफरेंट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। तो आप हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट लगा के चलोगे और जौन सा प्रोडक्ट बेचोगे उसी की कॉस्ट माइनस करोगे। तो अल्टीमेटली आपके पास लास्ट में जितने भी इन्वेंट्री बचेगी, पाँच इन्वेंट्री बची, आप उन 5 की अलग अलग जितनी कॉस्ट आ रही है उनको टोटल करके आप क्या करोगे, वैल्यूएशन करोगे। ठीक है, फीफो मैंने पहले ही बता दिया था किस तरीके से फीफो चलता है। तो जो आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, जो ना ही आपके प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करे। ठीक है, बिकॉज अगर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन गलत आ गई तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट गलत बढ़ सकता है क्योंकि आपके एसेट्स जो है बढ़ गई हैं। देन अंडरस्टेट लाइबिलिटी आपकी कम नहीं आनी चाहिए, ताकि क्योंकि अगर आपकी लाइबिलिटी कम आ गई तो वो आपके इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन देगी कि दैट योर बिजनेस इज़ गुड बट अल्टीमेटली योर बिजनेस इज़ नॉट डूइंग गुड। आपकी अगर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो एक लिमिट से ज़्यादा, ऐसी भी आपकी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी लाइबिलिटी को अंडरस्टेट कर दे। नाउ सेकंड चीज़, प्रूडेंस का तो हो गया करेक्ट पिक्चर। ठीक है, प्रूडेंस का मेन मतलब होता है कि आप ऐसी जो आपकी प्रॉफिट्स को ना बढ़ाए और आपकी लाइबिलिटीज़ को कम ना दिखाए, एक करेक्ट पिक्चर दे। नाउ सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग के अंदर हम जो मेन रूल है, मेन ठीक है, वो है ट्रू एंड फेयर व्यू। आप अकाउंटिंग करते हो, आप डिस्क्लोजर्स देते हो, उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि सामने जो बैठा इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर को एक प्रॉपर ट्रू पिक्चर आपकी कंपनी की जानी चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रूली एंड फेयरली हैपनिंग इन द कंपनी। ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि आपको ये नहीं देखना कि वो लीगल फॉर्म में कैसा दिख रहा है, आपको ये बताना है कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ है। जैसे कि मैं इसके कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सेल एंड लीज बैक क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, अगर आपकी कोई एसेट है, ठीक है, आपका बिजनेस है ना, आपकी बिजनेस में एक मशीनरी पड़ी है, आप सामने वाले को सेल कर दोगे और फिर आप उससे वापस लीज में वापस ले लोगे। आप कहोगे कि मुझे फिर से बेच दे और मैं तेरे को किस्तों में पैसे देता रहूँगा। अब एक्चुअल में देखा जाए ये एक पेपर ट्रांजेक्शन है। आपने जस्ट पेपर पे लिखा कि मैंने सेल करी और आपने उससे भी पेपर में दोबारा से सेल करवा ली, आपने उससे लीज पे परचेज कर लिया वो एसेट। अल्टीमेटली वो एसेट रियल में कहीं गई ही नहीं, वो आपकी कंपनी में ही पड़ी थी, सिर्फ आपने पेपर में इधर उधर से ट्रांजेक्शन कर ली। ठीक है, तो क्या इसमें एक्चुअल में कुछ हुआ, आपकी एसेट बिकी नहीं बिकी ना। तो जब आपने क्या करा था, आपकी बुक्स में एसेट थी वो 100 रुपये की, आपने उसको बेचा सामने वाले को 1000 रुपये में, तो आप क्या करोगे, 900 रुपये का प्रॉफिट दिखाओगे क्या? नहीं, क्योंकि ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, आपको वो 900 का प्रॉफिट नहीं दिखाना क्योंकि आपने एसेट एक्चुअली में बेची ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो सेल एंड लीज बैक का कंसेप्ट है। ये आप आगे जाके और अच्छे से समझोगे। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से आपको लीगल फॉर्म पे नहीं जाना, आपको उसकी एक्चुअल में जो आपको हो रहा है उसको दिखाना है। क्या वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो एक्चुअल चीज़ों को दिखाए। देन अगेन ROU एसेट्स में क्या होता है कि सपोज करो आपने अब वो
बैंक से एक एसेट ली, ठीक है, आपने सामने वाले से लीज में एसेट ले ली। अब क्या हुआ, लीज में एसेट ले ली तो हम अपनी बुक्स में ROU एसेट दिखा देते हैं, राइट टू यूज़ एसेट, ठीक है, राइट ऑफ यूज़। तो अल्टीमेटली हाँ, क्योंकि हमने वो एसेट किश्तों में ली है, अभी वो हमारे नाम पे नहीं है, लेकिन हम उसको अपनी बुक्स में तो दिखाते हैं ना, ठीक है। सो हमें क्या है, रियल फॉर्म दिखानी है। जब हमारी पूरी किश्तें ख़त्म हो जाएंगी तब वो एसेट हमारे नाम पे आएगी, ठीक है, लेकिन हम अभी दिखाते हैं क्योंकि रियल ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए, ठीक है। आई थिंक इन 2 एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट। सपोज करो आपकी कंपनी है जो किसी और कंपनी का एज एन एजेंट बन के काम कर रही है, तो जब आप दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करोगे एज एन एजेंट, तो क्या आप जो प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू है वो सेल में दिखाओगे, वो अपनी बुक्स में रेवेन्यू दिखाओगे। सपोज करो आपने सामने वाली कंपनी से प्रोडक्ट्स लिए थे एंड आप वो प्रोडक्ट आगे बेचते हो, और वो प्रोडक्ट 100 रुपये का है, और हर 100 रुपये के प्रोडक्ट पे आप 10 रुपये की कमीशन चार्ज करते हो। देन जो 100 रुपये की रेवेन्यू, जब आपने वो 100 रुपये का प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा, तो वो पूरी 100 रुपये आपकी इनकम नहीं है, आपकी इनकम सिर्फ वो 10 रुपये जो आपने कमीशन चार्ज करी थी, क्योंकि आप एजेंट थे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लीगल फॉर्म में कुछ भी हो कि है तो वो सेल ही ना आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, आपकी कंपनी ने सेल करी है, लेकिन रियल क्या है कि आपको अपनी रेवेन्यू कितनी दिखानी है, सिर्फ 10 रुपये जो आपकी कमीशन थी। सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि आपको उसकी फॉर्म पे नहीं जाना, एक्चुअल में सब्सटेंस क्या है वो बताना है। सब्सटेंस मीन्स कि उसकी अंदर की बात, मतलब क्या वो एक्चुअल में क्या चीज़ है वो, ठीक है। सो लीगल फॉर्म पे नहीं जाना है, एंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग वो आपको बताना है। देन थर्ड पॉइंट इज़ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या कहता है कि यहाँ पे क्या है कि आपको वही चीज़ें दिखानी है जो यूज़र्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की आपको सारे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एग्जांपल है, कि आपको फाइनेंशियल्स में जब बनाते हैं तो हम हर उस एक्सपेंस का फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर देना पड़ता है जिसका रेवेन्यू जो है वो 1% जो 1% ऑफ रेवेन्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपका सपोज करो एम्प्लॉई एक्सपेंस है, वो 1% आपकी रेवेन्यू है 1000 रुपये, और आपका जो एम्प्लॉई एक्सपेंस है, ठीक है, वो 10 रुपये से ज़्यादा है, तो वो 1% से ज़्यादा हो गया आपकी रेवेन्यू के, तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। आप सोचो वो 20 रुपये है तो आपको वो दिखाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो उसको एक अलग से लाइन बना के एक आपको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि मेरा ये वाला एक्सपेंस इतना है, ठीक है। देन कोई भी शेयर होल्डर जिसने 5% से ज़्यादा शेयर हेल्ड किए हैं वो आपको दिखाने पड़ते हैं। तो दीज आर मटेरियल थिंग्स जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी पॉलिसीज़ को सिलेक्ट करते वक्त ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो प्रूडेंस को फॉलो करे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो करे, एंड मटेरियलिटी को भी फॉलो करे। तो अगर आप कोई भी ऐसी उल्टी पुल्टी सी पॉलिसी बना लोगे जो इन तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही, आप यहाँ पे 900 का प्रॉफिट रिकग्नाइज कर रहे हो, मटेरियल चीज़ें दिखा नहीं रहे, देन दैट इज़ नॉट अ ट्रू वे टू सेलेक्ट पॉलिसी। वो आपकी पॉलिसी गलत है बिल्कुल ही, ठीक। नाउ व्हाट इफ़ योर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज्ड, ठीक है, कि अगर आपको पहले पॉलिसी एक लगा रहे थे अपनी अकाउंटिंग में, नाउ यू हैव चेंज्ड इट। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले आप एसेट्स को वैल्यू करने के लिए एक मेथड यूज़ करते थे, नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, आपने ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आपने वो मेथड या पॉलिसी पूरा प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया कि आप एक नई वैल्यूएशन मेथड से उसको क्या करोगे, आप अकाउंट अपनी एसेट्स को वैल्यू करोगे, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, पहले आपकी जो सॉरी फॉर दैट, पहले आपकी वैल्यू 100 आ रही थी, ठीक है। नाउ उससे क्या हो रहा है, अब नए मेथड से, नई वैल्यूएशन टेक्निक से आपकी जो वैल्यू आ रही है 115 आ रही है। इज़ इट मटीरियल? नो, नॉट वेरी मटीरियल, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दिस आपकी जो वैल्यू है वो 300 आ जाएगी, इट्स 3 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो अब क्या होगा, येस इट इज़ मटीरियल। तो अब आपको इसमें ना अफेक्ट देखना पड़ेगा, क्या जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है उसका करंट, पहले तो वो मटीरियल है, हाँ येस मटीरियल है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन चेंज होगी उसका, अब क्या उसका करंट ईयर में इफेक्ट आ रहा है या लेटर पीरियड्स में भी इफेक्ट आ रहा है। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है देन आपको पता होगा कि अल्टीमेटली क्या होगा, डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, एंड डेप्रिसिएशन इज एज एन एक्सपेंस। तो इसका इफेक्ट तो करंट ईयर में भी आएगा, लेटर पीरियड में भी आएगा, ठीक है। अगर लेटर पीरियड्स में आ रहा है तो आपको उसका, अगर आप उसका अमाउंट असर्टेन कर सकते हो तो आप अमाउंट भी बताओगे फॉर बेटर डिस्क्लोजर्स। अगर आप अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते देन उसका फैक्ट बताओगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ भूल गया कि फैक्ट एंड अमाउंट इफ़ असर्टेनेबल, एंड अमाउंट कि लेटर पीरियड में आपका कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है।
असर्टेनेबल, ये आप कर लेना, ठीक है। तो फैक्ट बताओगे कि हाँ मेरा इतना अफेक्ट आएगा लेटर पीरियड्स में, मीन्स जो आपके कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स है, ठीक है। एंड देन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर की आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ गई थी तो उससे आपकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई होगी, तो देन आपको अमाउंट बताना पड़ेगा कि मेरा कितने से मेरा जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो कम हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस जो आपका अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट लाने के लिए आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से रिड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर आपका अमाउंट असर्टेनेबल है देन आप अमाउंट भी डिस्क्लोज करोगे, लेकिन अगर असर्टेनेबल नहीं है दोनों ही केसेस में, ठीक है, लेटर पीरियड्स के लिए भी और करंट पीरियड के लिए भी, देन आप उसको डिस्क्लोज करोगे फैक्ट को कि हाँ ये इस एग्जांपल में तो हमारा अमाउंट असर्टेनेबल था, लेकिन ऐसा कोई भी होता है कि ऐसा कोई चेंज आता है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में जिसमें आप अमाउंट नहीं असर्टेन कर पा रहे कि आपका कितना अमाउंट फ्यूचर में जा सकता है, ठीक है, आपको करंट ईयर में किस अमाउंट से आपका फैक्ट आया है, ठीक है, तो आप उसको फैक्ट को डिस्क्लोज करोगे। ओके, नाउ आफ्टर दिस एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती है जिसके बेसिस पे क्या होता है, आपकी जो एजम्पशंस आपको फाइनेंशियल्स बनाने के लिए बेसिक एजम्पशन है कि आप कोई भी एजम्पशन कब लेते हो कि क्योंकि हर चीज़ तो हो नहीं सकती इस वर्ल्ड में, तो आपको कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके ही कुछ मॉडल करना पड़ता है। तो ऐसी अकाउंटिंग में भी एजम्पशंस हैं, और ये 3 एजम्पशंस जो हैं ये फंडामेंटल हैं कि ये तो एटलीस्ट आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है, ये एज्यूम करके ही आप अकाउंटिंग करते हो। सबसे पहले आप क्या एज्यूम करते हो कि आप जो भी गोइंग कंसर्न, इसे क्या कहते हैं, कि आप ये एज्यूम करते हो कि आपकी जो बिजनेस है, आपका बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलेगा, और इसीलिए आप अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आप एसेट्स खरीदते हो क्योंकि एसेट्स एक से ज़्यादा साल के लिए चलती हैं, ठीक है। तो आप यही मान के अपनी एसेट्स खरीदते हो कि आपका बिजनेस जो है वो लंबे टाइम के लिए चलेगा, फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए चलेगा, और इसी के कारण आप अपने प्रॉफिट्स भी तो रिटेन करते हो। आपके जो बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं आप उनको रिटेन करके रखते हो, एक्यूमुलेट करते हो, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई बिजनेस में तो मैं उन प्रॉफिट्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप ये मानते हो कि आपका फ्यूचर लंबे टाइम तक चलेगा। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। आपको ऐसा ज़रूरी है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज कंटिन्यू रखो, ताकि आपका जो प्रॉफिट्स है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो कंपेरेबल बन सके कि पहले साल में भी आपने फीफो बेसिस पे ही अपनी वैल्यू, इन्वेंट्री को वैल्यू किया था, सेकंड ईयर में भी इन्वेंट्री को वैल्यू किया था, तो जब कोई इन्वेस्टर देखेगा तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ईयर्स में आपकी वैल्यू जो है वो सेम मेथड से, सेम वैल्यूएशन टेक्निक से वैल्यू हो रही है, ठीक है, अमाउंट उसका सेम वैल्यूएशन टेक्निक से आ रहा है, तो वो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी फॉलो करना जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी की जो अजम्पशन है कि हम एज्यूम करते हैं कि आप सेम पॉलिसीज ही यूज़ करोगे, लेकिन इसको आप ज़रूरी नहीं है कि कंसिस्टेंसी को आपको फॉलो करना ही है अगर वो गलत पिक्चर दे रही है। इट मीन्स अगर एक बेटर प्रेजेंटेशन, अगर आप कोई दूसरी पॉलिसी यूज़ करके, ठीक है, एक बेटर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर पा रहे हो, ठीक है, एक बेटर अमाउंट प्रोवाइड कर पा रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाएगी, देन इट इज़ बेटर टू यूज़, आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, ठीक है, दैट पॉलिसी, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ दैट पॉलिसी। और अगर लॉ नहीं बोल दिया कि आपको ये 3 पॉलिसी नहीं, आपको यही एक स्पेसिफिक पॉलिसी यूज़ करनी है, तब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, बिकॉज नथिंग इज़ अबव द लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपको इसी तरीके से इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, इसी तरीके से एसेट्स को वैल्यू करना है, इसी तरीके से रेवेन्यू रिकग्नाइज करनी है, देन आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और उसी तरीके से ही वैल्यू करना पड़ेगा। थर्ड इज़ एक्रूअल। एक्रूअल सेम पहले भी मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आपको रेवेन्यू रिकग्नाइज तब कर लेनी है जब आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाएगी, आपके पार्ट पे आपने अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर दी है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपके पास कैश आया है या नहीं आया है, ठीक है, तो आप उसकी रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लोगे। ये होता है एक्रूअल कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र कर दी है। अब अगर आप ये 3 एजम्पशंस जो हैं फॉलो कर रहे हैं, इफ़ फॉलोड, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई डिस्क्लोज़र देने की ज़रूरत नहीं है, नो डिस्क्लोज़र रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बेसिक एजम्पशंस हैं जो हर इन्वेस्टर मान के चलता है कि आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कि अगर आपने पिछले साल एसेट्स एक फीफो बेसिस पे वैल्यू करी थी तो वो मानता है कि इस साल भी फीफो बेसिस पे वैल्यू करी हैं जब तक आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल अजम्पशंस
कि जो कि तो मान के चलते हैं कि आप ऐसा ही कर रहे हो। वही बात है, सेकंड वाला पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपने नहीं फॉलो किया सामने वाले को तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अदरवाइज सामने वाला मान के चलेगा कि ये 3 चीज़ें तो आप फॉलो कर ही रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपको इसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हाँ मैं एक्रूवल बेसिस पे नहीं, मैं कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल्स में। अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, वो हमने ऊपर भी देखा, और उसका इफेक्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया, कि अगर आपका बिजनेस जो है वो इतनी बुरी हालत हो गई है आपके बिजनेस की कि आपको लगता है कि वो बिजनेस आपका चल ही नहीं पाएगा फ्यूचर में, देन व्हाट यू विल डू, आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हाँ ये मैं अब गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं कर रहा, मैं रियलाइजेशन बेसिस पे अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ। रियलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, जब आप अपनी बुक्स की जो एसेट्स की वैल्यू है वो क्या है कि एक्चुअल में मार्केट में कितने का बिकेगा, बस वही वैल्यू मेरी बुक्स में आ रही है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न नहीं रहा, तो आप उसको जितने में सेल कर सकते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू उतने में ही आप उसको दिखाते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, देन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स। मैं आपको प्रॉपरली श्योरली वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू। बाकी जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं उनकी भी वीडियोस चैनल पे जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर।